नमस्ते रसगुल्लो, आशा करता हूँ कि सब लोग ठीक हो। ऑल इज गोइंग वेल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल। नमस्ते सभी लोगों को। क्या हो गया बेटू? ट्वेंटी टू की आरटीपी नहीं डाली क्या इसमें? हाँ, अच्छा मेरी एक बात सुनो। अभी जो राजा बेटा जी मेरे आ गए अभी 1 डे बिफोर एग्जाम्स के लिए, सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि आई नो यू पीपल आर हैविंग लॉट ऑफ स्ट्रेस, टेंशन में होंगे। बट इधर जो सामने बैठे रसगुल्ले, इनके तो चेहरे पर एक पैसे का टेंशन दिख नहीं रहा है। आए रसगुल्ले ऐसे ही। आज हमारे यहाँ पे एक्चुअली पालकी है, बट उसके बावजूद ये नालायक आए हैं, तो आई एम श्योर कि मतलब या तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है या दूसरा कुछ इशू है। बट एनी विच वेज, सो मैं आपको बोल रहा था कि बच्चों, व्हेन यू आर गोइंग टू गो फॉर द एग्जाम, देर आर फ्यू टिप्स विच आई जस्ट वांटेड टू गिव यू। टिप नंबर 1 इज कि बेटा जी तुमको डर लगेगा, तो आंसर इज यस। 100% डर लगेगा, बट उस डर के मारे आपने क्या क्या गलत चीज़ें नहीं करनी हो सुन लीजिए। जब आप एग्जाम हॉल में जाकर बैठेंगे, सो मेक इट अ पॉइंट कि आप वहाँ पर एग्जाम हॉल में बैठने के बाद थोड़ी देर शांत बैठे रहो, ब्रीथ पर फोकस करके ब्रीथ को नॉर्मल करना। क्योंकि पेपर 1 जो होता है ना, बहुत मुश्किल होता है यार हैंडल करने के लिए। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि पेपर कैसा आ रहा है, बट हैंडल करने में पेपर बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पहला पेपर है, एंजाइटी बड़ी होती है। तो थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाना पेपर हॉल में एंड स्टार्ट एंड टेक सम डीप ब्रेथ्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, नॉर्मलाइज करना खुद को। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कि उस समय पेपर 3 प्रकार के आ सकते हैं, या तो ईजी आएगा, या डिफिकल्ट आएगा, या लेंदी आएगा। तो अगर मान लो लेंदी या डिफिकल्ट पेपर आता है, तो उस केस में निराश मत होना। आपने वो हर चीज करना, संभव कोशिश करना, जिससे कि आपके 6 महीने बचाने की कोशिश करो। हमेशा चारों पेपर तक डैमेज कंट्रोल मोड में रहना। देखो ये एक फाइट है। आईसीआई क्या कर रही है कि वो आपको डैमेज करने की कोशिश कर रही है, वो आपको फेल करने की कोशिश कर रही है। आप क्या कर रहे हो? आप इधर से फाइट कर रहे हो, राइट? तो इसमें फाइट करना इंपॉर्टेंट है। भागना फिर वो भगोड़े वाली जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। तो जब भी एग्जाम हॉल में जाओगे, तो थोड़ा सा शांत रहना, निश्चिंत रहना कि भाई साहब आपको जितना आ रहा है उतना लिख के आओ। आप देखो क्या है, भाग के आओगे तो भी उसमें फेल ही है। और अगर आप तुम बैठे रहोगे वहां पर और अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, सो मे बी पॉसिबली यू विल हैव अ गुड नंबर्स टू स्कोर। सो मैं आप सभी लोगों से अगली विनती करूंगा कि बेटा जी पेपर में बैठे बैठे कोई निर्णय मत लेना। 1-2 दिन पहले कोई निर्णय मत लेना। मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी जैसी भी तैयारी हुई, पहला मनस्थिति बना लो कि भाई साहब मुझे जाकर पेपर तो देना ही देना है। ये उन लोगों की बात कर रहा हूं क्योंकि बेटा जो सिंसियर बच्चे हैं, आई एम श्योर अबाउट दैट कि वो सारे बच्चे तो पेपर जाकर देने वाले। बट ऐसे कई सारे मुझे आ रहे हैं कि सर मुझे डर लग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई भरोसा मानो यार, मेरा सबको डर लग रहा है इंडिया में। अब वही बंदा है जो डर के बावजूद भी वहां जाकर खड़ा रहेगा, बैठेगा ना, और पेपर लिखेगा, वो जीतेगा। तो मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि बिंदास होके जाओ पेपर में, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, और पढ़ाई की है यार, मैंने देखी है मेरे आंखों से। जिस प्रकार के क्वेश्चंस आए करे, हमने सारी चीजें कवर भी करी है, राइट? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेपर में जाओ, आराम से लिखो, और कोई भी चीज का टेंशन मत लेना। क्योंकि देखो ये बात तो तय है कि एक हाथ पेपर टफ आएगा, एक हाथ पेपर ईजी आएगा। इज दैट ओके? जब आप पेपर में जाओ, कोई अलग प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल एनपीओ या फाइनल अकाउंट में, हमेशा वो वाली ट्रिक याद करना जो मैंने आपको सिखाई, गो आया जर्नल एंट्री। सो व्हेन यू गो आया जर्नल एंट्री, यू विल बी एबल टू प्लॉट द थिंग्स वेरेवर इट इज रिक्वायर्ड। ये हुआ सेकंड पॉइंट। नाउ कौन से टॉपिक्स आपने आज करने चाहिए? तो पहली बात, 20 मार्क का जो क्वेश्चन है, अभी इन दिनों में मैंने कई सारे बच्चों के पेपर्स भी चेक करे, मतलब वो पेपर लिख रहे थे, टेस्ट पेपर्स वगैरह, राइट? तो मेजॉरिटी बच्चा क्या मिस्टेक कर रहा था, वो पहले 20 मार्क के क्वेश्चन के लिए कोई अलग तैयारी की ही नहीं उसने। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले 20 मार्क का जो क्वेश्चन है उसकी तैयारी करो। जो आपको मैंने बुक बनाकर दी है, वॉल्यूम नंबर 6, सभी के लोगों के पास पीडीएफ के फॉर्मेट में है, तो उस बुक से उसको पढ़ने की कोशिश करिए। जितने भी आपका पढ़कर होगा उतना आपको फायदा होगा। 20 नंबर वहां पर कॉन्क्योर करने की कोशिश करिए। फिर जो इजी टॉपिक्स है उनको कॉन्क्योर करने की कोशिश करिए, जिसके अंदर एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, राइट, गुड सोल्ड ऑन, सेल और रिटर्न बेसिस। इन 15 मार्क्स में से कम 10 मार्क आते ही आते। कुछ कुछ एग्जाम में हर बार आए तीनों, या कुछ कुछ एग्जाम में बेटा जी 2 बार आए। तो बेटा जी 15 में से 10 मार्क हम यहां से मिलाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में आपने जो टॉपिक 100% करना चाहिए वो है बीआरएस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लगभग हर बार 10 मार्क के लिए पूछा गया है, दोनों ही टॉपिक। सो बेटा जी उस जगह पे भी आपकी मार्क्स स्कोरिंग काफी अच्छी हो जाती है। उसके बाद में आपने ट्राई करना चाहिए फाइनल अकाउंट और एनपीओ। ये 2 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं,
क्योंकि बेटा जी यहां पर आपकी पासिंग की परसेंटेज और बढ़ जाते हैं। कंपनी फाइनल अकाउंट भी उतनी ही शिद्दत के साथ उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि कंपनी फाइनल अकाउंट भी उसके साथ जब जुड़ जाता है तो इट गिव्स यू रियली ग्रेट मार्क्स। अब रहते कौन सा टॉपिक है, कुछ कंसाइनमेंट, डेप्रिसिएशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड आई थिंक इन्वेंट्री, ये टॉपिक रहते हैं। तो बेटा जी इन टॉपिक को अगर आपको डेप्रिसिएशन तो बहुत इजीली हो ही जाएगा, बट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ओनली बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज, तो इनको करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बट ये इस प्रायोरिटी में करना जिस प्रायोरिटी में मैंने बताया। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो मैंने पार्टनरशिप का नाम अभी तक नहीं लिया। पार्टनरशिप बेटा ऐसी चीज़ है जिसको करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, बट उसका वेटेज 10 से 20 मार्क के आसपास आता है, तो उसकी बेसिक चीज़ें करके चले जाना। बट पार्टनरशिप का टेंशन लेकर जाने वाला टाइम ये वाला नहीं है। पार्टनरशिप का टेंशन लेना था तो पहले का समय था, अब पार्टनरशिप का टेंशन नहीं ले सकते। मैंने जो अभी आपको सिलेबस बताया पहले, उस सिलेबस को कंप्लीट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से हो जाएगा। सो वापस से रिपीट करूं, क्या क्या करोगे, यू विल फर्स्ट फोकस ऑन द फर्स्ट 20 मार्क्स विच इज ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी। पहले क्वेश्चन में हमें 10 से 15 मार्क मिलाने हैं, मतलब मिला ले बेयर मिनिमम, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर देना। सेकंड, आपको एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट और गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, इन तीनों टॉपिक को भी और परफेक्ट करना है। फिर मैंने आपको बताया बीआरएस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, राइट। फिर बेटा जी जो छोटे मोटे टॉपिक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री एंड और कौन सा टॉपिक है, फाइनल अकाउंट और एनपीओ, ये सारी चीज़ों को भी एकदम परफेक्ट से कर लेना, और ये आसानी से होने वाली चीज़ है। शेयर कैपिटल को भी अच्छे से करना। फिर पार्टनरशिप जो है उसका इतना टेंशन लेने की बात नहीं, इट विल बी ऑल फाइन एंड इट विल बी ऑल डूएबल। इज दैट ओके? ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अब मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हम क्या करने वाले हैं आपको बता दूं। सो वी आर गोइंग टू डील विद द आरटीपी ऑफ द लेटेस्ट थिंग। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आरटीपी May 22 ये डाउनलोड कर लीजिए। आरटीपी May 22 सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे। सर आपकी थ्योरी की बुक पीडीएफ से कहाँ से मिलेगी? यार हर बार देता हूँ यार, फिर वापस वही क्वेश्चन। आर वी रेडी? सो हियर वी सी आरटीपी आपके सामने बेटा जी मैंने खोल रखा है। आर यू एबल टू सी बेटा? एवरीथिंग इज क्लियर ना? सो कैन आई गो एट नाउ? पहला ट्रू है फॉल्स है, आई होप आप ये कर पाएंगे। सो ट्रू और फॉल्स आप कर लेना, ठीक है? ट्रू और फॉल्स आप कर लेना। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी आप कर लेना। जर्नल एंट्रीज एक बार देख लेते हैं। You are required to pass necessary journal entries in the books of Keval. Okay? Can you please tell me check amounting to 9,000 from Hari Krishan in full settlement of his account for 10,000. So बेटा जी इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरि किशन, बरोबर है क्या भाई? सो बेटा जी अमाउंट कितनी आएगी? बैंक 9,000, डिस्काउंट 1,000, हरि किशन कितना आएगा? 10,000। ये पहला वाला हो गया। नेक्स्ट, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स, सेल प्राइस दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है, एंड कैश 1,000 विड्रॉ किया। बेटा हम सेल प्राइस लेते कि कॉस्ट? कॉस्ट। तो बेटा जी हमारी एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स टू परचेसेस, या ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, एंड टू कैश। सो बेटा जी ड्रॉइंग्स टोटल मुझे बोलनी पड़ेगी 7,000, परचेसेस मुझे बोलना पड़ेगा 6,000, एंड टू कैश मुझे बोलना पड़ेगा 1,000। इज दैट ओके? नाउ द थर्ड, गुड्स कॉस्टिंग 3,000, सेल प्राइसिंग 4,000, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। एंट्री क्या होगी? एडवर्टीजमेंट टू व्हाट? परचेसेस। कितना अमाउंट आएगा बेटा जी? 3,000 एंड 3,000। डू यू ऑल एग्री? नाउ नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन 10,000, हाफ ऑफ विच डज नॉट रिलेट ऑफ करंट ईयर एंड इज रिसीव्ड इन एडवांस। सो बेटा जी क्या हमारी एंट्री हो सकती है? क्या? कैश 10,000, टू कमीशन 5,000 एंड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना आएगा बेटा जी? 5,000। हैप्पी? यस। नाउ मेरे रसगुल्लो परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी फ्रॉम जवाहर फॉर 30,000 अगेंस्ट चेक गुड्स ऑफ 12,000 कॉस्ट 9,000 यूज्ड इन रिपेयर्स ऑफ दिस मशीनरी विच इज नेसेसरी टू मेक इट रेडी फॉर वर्किंग। ये इंपॉर्टेंट एंट्री है बेटा जी, इसको ध्यान से करना। सो बेटा जी सेकेंड हैंड है, राइट, तो उसके अंदर जो भी रिपेयर्स, मेंटेनेंस और उसको इंस्टॉल करने तक का सारा खर्चा हम क्या करेंगे? वी विल बी एडिंग इन द कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी। सो कैन आई नॉट से माय एंट्री वुड बी मशीनरी अकाउंट डेबिट? बेटा जी आई विल से 30 प्लस 9,000। देखो गुड्स को बेचने के अलावा कुछ भी किया तो विल टेक व्हाट? कॉस्ट। सो कैन आई नॉट से इट विल बिकम 39,000 टू परचेसेस
एंड टू कैश नहीं, सॉरी टू कैश नहीं, टू बैंक। बेटा चेक से कितना दिया 30,000 और परचेसेस से कितना दिया 9,000। इस बार अगर इंस्टीट्यूट का मटेरियल ये देख रहे हो आप आरटीपी, तो इसमें क्या है, विड्रॉल ऑफ गुड्स पर ज्यादा फोकस है। सो विड्रॉल ऑफ गुड्स फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस, विड्रॉल ऑफ गुड्स फॉर मशीनरी पर्पस, विड्रॉल ऑफ गुड्स फॉर व्हाट आई कैन से और किसी पर्पस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल, राइट, डोनेशन, इन सभी चीजों का ध्यान रखना। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। सो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या ये क्लियर है क्या क्वेश्चन? बेटा प्लीज मेरे साथ में लिखते भी चलिए, सो मतलब वो आप और मैं सेम पेज पर है कि नहीं पता चलेगा। आर वी रेडी फ्रेंड्स? अब जरा ध्यान से सुनना बेटा जी, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। ये टॉपिक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, सॉरी मेरे से मिस हो गया था, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। तो इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, या कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिस्टिंग्विश बिटवीन है, कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट का डिस्टिंग्विश बिटवीन है, 100% करके जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में शायद आ सकता है। सो बेटा जी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। एन एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन अ फैक्ट्री एरिया, दिस इज व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तुम पूछोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों? क्योंकि इट इज गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, इट इज नॉट टू मेंटेन इट। इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, यस और नो? रेलवे ट्रैक से अब जो माल पहले आता जाता था, अब उससे ज्यादा माल आएगा जाएगा, एग्रीड? नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंट ऑन पेंटिंग द फैक्ट्री, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ नहीं रही। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर बिल्डिंग अ न्यू ऑफिस एक्सटेंशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। द रीजन इज वेरी सिंपल बेटा जी, ये कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, सो इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट, तो बेटा जी ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि बेटा जी जो स्टॉक को रिमूव करना है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ क्रिएटिंग द न्यू बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, यस और नो? सो दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, rings and pistons of engine were changed to get full efficiency. Now you know what are rings and pistons? जिससे इंजन को ओवरहॉल करते, राइट? तो कई बार ऐसा होता है कि उसके रिंग्स और पिस्टन्स चेंज करते, तो इट जस्ट लाइक रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इट इज ऑल्सो विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज वी आर नॉट इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द असेट। डू यू ऑल एग्री? हाँ बेटू। फ्यूल एफिशिएंसी में इसके और एक है, जैसे अगर आप सीएनजी की बसेस वगैरह देखोगे दिल्ली में, सो चेंजेस इन द सीएनजी इट वाज अलाउड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिल्ली का केस लॉ है, तो इसके लिए बेटा जी केस लॉज के बेसिस पर पढ़कर जाइएगा, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो केस लॉज कौन से बेसिस पर पढ़ने के, जितने भी मॉड्यूल में आपके केसेस है उन सभी को पढ़ना है आपको। इज दैट ओके? ऑलराइट, ऑनलाइन लाइव अभी आगे बढ़ते बेटा जी। कैश बुक, पेटी कैश बुक आप कर लेंगे खुद ही, इसमें समय जाया नहीं करते, इंपॉर्टेंट समय। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बेटा जी जल्दी से, रेडी है? द बुक्स of accounts of Dime Limited for the year ending 31st March 2021 were closed with the difference in the books carried forward. The following errors were detected subsequently. मैं इस क्वेश्चन के इसी लाइन को थोड़ा सा दो बार डिस्कस करना चाहूंगा बेटा जी। इस लाइन में दो चीजें होती है कि कैश बुक में डिफरेंस आया, सॉरी ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया, और वो डिफरेंस हमने कहां डाल दिया? P&L अकाउंट में। एक ये भी आता है ना, और कई बार ये आता है कि डिफरेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ, हमने कहां डाला? सस्पेंस में। ध्यान रहे, जब कभी भी वो P&L अकाउंट में डाला गया है, सो लास्ट में जो भी सस्पेंस का बैलेंस है वो कहां पर ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। ओ भाई बरोबर है कि नहीं है? लास्ट में जो भी कोई सस्पेंस का बैलेंस है वो क्या करेंगे आप? P&L में, सॉरी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर डिफरेंस को आपने कहां ट्रांसफर कर दिया है? P&L, तो बेटा उस साल के, मतलब डिफरेंस आया, सालों ने क्या किया? रेक्टिफाई तो नहीं किया, P&L में डाल दिया, तो मतलब P&L से वो इंपैक्ट कहां पे चला गया? कैपिटल में। तो जब आप रेक्टिफाई करोगे अगले साल, तो बेटा जी जहां जहां पर सस्पेंस आया, लास्ट में पूरे सस्पेंस का बैलेंस कहां ट्रांसफर कर देना? कैपिटल। इज दैट ओके? दूसरा क्या है? ये वाला एरिया। अब मुझे बताओ ये एरर हम कब रेक्टिफाई करें? फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021 वर क्लोज्ड विद द डिफरेंस इन द बुक्स कैरिड
forward and the errors were detected subsequently. एक्सक्यूज मी. तो इसके अंदर बेटा जी हम इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? सिंपल से ट्रिक है. हमें जहां कहीं पर भी इनकम या एक्सपेंडिचर का अकाउंट मिलेगा हम किस शब्द को यूज करेंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट. सो बेटा जी रिटर्न आउटवर्ड बुक इज अंडर कास्ट. रिटर्न आउटवर्ड इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न? परचेज रिटर्न. होपलेस. So purchase return book is under cast. So my dear friend, the rectification entry is suspense to purchase return. Right? But purchase return की जगह पे हम क्या वर्ड यूज कर देंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट. कम से क्वेश्चन वाई जो कोई भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर या पी एंड एल अकाउंट को इफेक्ट करता है हम कौन सा शब्द यूज कर लेते? पी एंड एल एडजस्टमेंट. बेटा प्लीज, अब मेरे पास टाइम नहीं, अब तुम सोच सोच के बताओ. 1500 being the total of discount column on the credit side of cash book was not posted. माने क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में गई नहीं. तो डिस्काउंट रिसीव्ड को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. सो बेटा जी हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड. बट डिस्काउंट रिसीव्ड की जगह पे क्या बोल दूंगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट. सो ये सेकंड हो गया. थर्ड राजा बेटा जी नेक्स्ट इज व्हाट? 6000 पेड बीइंग द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर वाज डेबिटेड टू द परचेस अकाउंट. बेटा जी इसकी एंट्री क्या आएगी? ऑफिस फर्नीचर टू व्हाट? पी एंड एल एडजस्टमेंट. अबे बोलो हाँ. ऑफिस फर्नीचर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट. अ क्रेडिट सेल ऑफ 760 वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 670 टू द कस्टमर अकाउंट. बेटा जी इसके इसमें वर्ड पोस्टेड है तो हमारे पास आना चाहिए करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री. सो बेटा जी व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? कैन आई नॉट से पार्टी टू सेल्स? Party to sales. How much, my dear friends? 760, 760. Now, I wrongly posted to the party. How much? Party 670. Right? Or 670 to what? Sales. Sales कितना गया? 760. Rectification entry आएगी बेटा जी. Suspense to party. Suspense to party. What is the amount, my dear friend? 760 minus 670. What is the amount beta? 9090. Excuse me. 9090. Do you all agree? Oh राजा बाबू ये बात समझ में आ गई ना? फिफ्थ वन राजा बेटा द सेल्स ऑफ 10,000 was omitted to be recorded. एकदम फालतू. क्या एंट्री करेंगे? डेटर्स टू सेल्स. क्या एंट्री कर देंगे? डेटर्स टू सेल्स. कितना? 10,000 10,000. हैप्पी. ऑलराइट. हाँ अरे 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 उल्टा कर दिया मैंने. मेरे को लगा ओवर कास्ट हो गया. ये पार्टी टू सस्पेंस आएगा ना बेटा क्योंकि पार्टी कम गया है ना भाई. पढ़ाई हुई है भाई, बताइए. ये बात. अरे सॉरी गलती से रह गया. सॉरी भाई माफ कर देना. ऑनलाइन लाइव गड़बड़ हो गई यार. हो जाती है अभी, क्या है, बुढ़ा हो गया अब मैं. पाजी कौन सा क्वेश्चन हुआ? रेक्टिफिकेशन हो गया. अब मैं एक क्वेश्चन आपसे करने के लिए बोलूंगा. ये बैंक रिकन देखो, अगर आपको नहीं आया ना कोई टेंशन नहीं है. अभी मैं समझा दूंगा और वो दिमाग में लिंक भी बिठा दूंगा कि मुझे पता है बीआरएस आएगा. और बीआरएस ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता क्वेश्चन. तो बीआरएस आएगा और बीआरएस सॉल्व करके आने का. इज दैट ओके? सो बीआरएस को सॉल्व करके मेरे सामने लेके आओ प्लस माइनस करके. बी क्विक, बी फास्ट. तुम में से कितने लोगों ने आरटीपी सॉल्व कर ली है? फिर तो तुम्हारा आंसर आना ही चाहिए क्योंकि आरटीपी बेस्ट तरीका था मुझे लगा रिवीजन कराने का. इसमें सारे टाइप के चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे, थोड़ा सा ब्रीफिंग भी हो जाता है और आरटीपी में से कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं. दिव्यांशु अग्रवाल क्या कर रहा है यार? मत मत अभी मत कर. सर स्वीट 16 है सर. पागल है तू पूरा. शल्लू शर्मा आपका एंट्री गलत हो रहा है बेटा, शायद देख एक बार. वेरी गुड वेरी गुड.
सर हाउ इज द जोश नहीं पूछा आपने आज, बता दो रे भाई, हाउ इज द जोश। अरे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं नालायक को, ऑनलाइन लाइव, तुम्हें कुछ काम धंधे तो है नहीं, गधेड़े बेचारे, नीचे से देख कर ऊपर देख कर वापिस बोले, बेशरम। चलो अभी बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया है बेटा जी, मुझे बताओ इसमें एडजस्टेड कैशबुक बन सकती है क्या? नहीं, एडजस्टेड कैशबुक इसमें बन ही नहीं सकती। कैशबुक का बैलेंस दिया तो ये एडजस्टेड कैशबुक बनेगी। मैंने क्लास में बताया था कि जब कभी भी आपको कैशबुक का बैलेंस दिया जाएगा तब कोशिश करना पहले एडजस्टेड कैशबुक बनाकर उसको सॉल्व करो। अब बेटा जी दूसरा बोला है ओडी, जैसे ही ओडी बोले तो आपको करना है पहला वाला, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक 5800 बट ओनली 2000 वर क्लियर्ड टिल 31 मार्च। एक बार लो इक्वल, चेक डिपॉजिटेड कहां पर एंट्री हो जाती पहले? कैशबुक, कैशबुक बढ़ गया बेटा, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, नहीं बट उसमें से कितना क्लियर हुआ? सिर्फ 2000। सो पासबुक कितने से क्लियर हो गया? 2000 से। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा जी? 3800। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? कैश बुक। फ्रीज, ऐड, लेस आएगा ये। सो लेस कितना आएगा बाबू? 3800। फिर अगला, check issued were 2500, 3800 and 2000 during the month. The check of 5800 is still with the supplier, मतलब सप्लायर ने उसको बैंक में अभी तक डाला ही नहीं है। और ऐसे कितना चेक है बेटा जी? 5800। सो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, कैश बुक में आपका लेस हुआ 2500, 3800 और 2000, ये लेस हुआ ना कैश बुक में, बट पासबुक में सिर्फ क्लियर हुआ 2500, क्योंकि अभी तक सप्लायर के पास 5800, मतलब वो क्लियर नहीं हुआ। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? कैश बुक। फ्रीज, लेस, ऐड, ये ऐड होएगा क्या भाई? ऐड 5800। आगे, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1250 was wrongly entered as 1520 in the कैश बुक। सो बेटा जी डिविडेंड कलेक्टेड बैंक में बढ़ गया 1250, कैश में बढ़ गया 1520। से यस, कौन सा बैलेंस पता नहीं? कैश बुक। फ्रीज, क्या करेंगे? ऐड, ऐड का उल्टा लेस, कितने का डिफरेंस बेटा? 1520 माइनस 1250। तुम बोले 270 क्या? तो 270 का क्या है बेटा? ऐड या लेस है? लेस 270 ना। नाउ अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफडी इनटू करंट अकाउंट 2000 अपीयर्ड ओनली इन दी पासबुक। सो एफडी से करंट अकाउंट में आ गया। बीआरएस एफडी का नहीं बनता, करंट अकाउंट का बनता है। सो बैंक बैलेंस करंट अकाउंट का बढ़ गया। से यस। ओ भाई करना, हाथ उल्टा का हिस्सा जा रहा है भाई, तेरी पढ़ाई होगी। रसगुल्ले आज मिल के जा मेरे को, है ना माकड़। ये बढ़ गया क्या? क्या बढ़ गया? पासबुक बढ़ गया। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? कैश बुक मालूम नहीं है। कैश बुक। फ्रीज, लेस, कितना आएगा? ऐड 2000। से यस। अरे ठाकुर साहब, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 930 was debited by bank in passbook and information was received only on 3rd। मुझे एक बात बताओ, ये डेबिटेड मतलब रिसीव्ड है कि पेड है? कहां पेमेंट हुआ सर? बैंक हुआ लेस। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं? कैश बुक। फ्रीज, ऐड, तो ये हो जाएगा लेस साहेब। से यस। आगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मेसर्स राजेश ट्रेडर 400 नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक। सो बेटा जी एक बार बताओ तो सर, मुझे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय राजेश ट्रेडर मतलब ये एंट्री कहां पे हो गई है? पासबुक। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? फ्रीज। फिर क्या करेंगे? लेस, लेस का उल्टा क्या कर देंगे? ऐड। नाउ कॉर्पोरेशन टैक्स 1200 पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अपीयर्स इन द पासबुक ओनली, टेक इक्वल। क्या करेंगे? तो ये कॉर्पोरेशन टैक्स ये नीचे गया, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? कैश बुक। क्या करेंगे? फ्रीज, ऐड, लेस, तो ये होएगा लेस। अच्छा अभी पूरी क्लास को और एक बात बताता हूं कि जब तुम पेपर में जाओगे इतना शांत रहकर काम करना कि आपके पेपर में कोई सिली मिस्टेक ना हो। आपको बड़ा पछता होगा क्योंकि अगर आप सिली मिस्टेक करके आओगे, क्योंकि जितना लिख के आओ उतना परफेक्ट लिखना, सिली मिस्टेक्स के लिए जगह नहीं होना। इज दैट ओके? कोई भी सिली मिस्टेक से डेबिट का क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट का डेबिट में लिख दिया, कोई भी गड़बड़ नहीं करना है। इज दैट ओके? यस। सो नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, कैन आई नॉट से दैट आई एम डन विथ व्हाट? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नाउ आपका फेवरेट टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। देखो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, अगर आपको इस वैल्यूएशन में तकलीफ है तो ठीक है, बट अदरवाइज ये टॉपिक पूरा इजी है। कौन से सेंस पे? आपको फीफो लिफो आता है, 5 मार्क के लिए आया तो वो इजी है। फिर उसके बाद में इन्वेंट्री के
मतलब वो कॉस्ट निकालने के जो क्वेश्चंस है हिस्टोरिकल कॉस्ट के, वो तो कंसाइनमेंट में भी करते हैं, वो भी इजी है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अड़चन जाती रहेगी, तो जितने क्वेश्चंस क्लास में करे थे वो कर लेना, और बाकी अभी मैं समझाने की कोशिश करूंगा वापस डिटेल में इत्मीनान से। आशा करो कि यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, फिर आपका ऐसा चौका लगे कि बस पूछो मत। सो ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31st March each year. Due to some unavoidable reason, no stock taking was possible until 15th April. पूरी क्लास का ध्यान इधर बेटा जी। 31st March को स्टॉक बनाते हैं, बट हमने इस बार कब बनाया? 15th April 21 को बनाया। हैप्पी। और गोडाउन में तब आया 1,50,000। बेटा इसमें मैंने आपको बताया था क्लास में दो तरीके होते हैं, एक फॉरवर्ड होता है और एक बैकवर्ड। फॉरवर्ड अगर पहले लिया तो फॉरवर्ड, इस केस में हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड में मैंने आपको बताया था बेटा जी परचेसेस क्या करना होता है? लेस। और क्या करना होता है बेटा जी? सेल्स एट कॉस्ट। क्या करना होता है? ऐड एट कॉस्ट। तो बेटा जी ये ऐड, फिर लेस, सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, ये होता है लेस। और बेटा जी ऐड होगा परचेस रिटर्न जो इस पीरियड के दौरान हुआ। इसके अलावा आपको यह देखना होता है ये माल किसका है। ये चार एडजस्टमेंट तो आती है, बट इसके अलावा अगर आपको ये देखना है, सो बेटा जी 15/4 और 31 मार्च के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं। फॉर एग्जांपल गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट। अब हम एजेंट है, तुमको माल मिला है, माल काउंटिंग में आएगा। जो काउंटिंग करता है गोडाउन में गधेड़ा आदमी होता है, सॉरी माफ करो, अच्छा आदमी होता है, बट मेरे को समझाना है ना। हाँ, तो वो जो आदमी रहता है ना उसको इतना ज्यादा आइडिया नहीं रहती, सॉरी। तो जब वो काउंटिंग करता है तो भाई साहब वो अपना माल है, किसी और का माल है, ही इज एन अनस्किल्ड लेबर, तो काउंट कर कर दे देता है। अब आपको क्या करना है? आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया है, अंकिता माँ ने पढ़ा है आपको। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में माँ ने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है आपको कि अगर प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड दो द डिलीवरी इज विथ मी, आई कैन नॉट काउंट इट विथ मी, यस और नो। सो आपको क्या करना है कि 15 अप्रैल को ऐसा जो भी माल जो मेरे इसके काउंटिंग में आ गया है बट वो मेरा अपना नहीं है, उसका काउंटिंग नहीं करने का। से यस, ऑलराइट। तो आगे बढ़ते। अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31st March ईच ईयर। सर लास्ट एंट्री इज डेटर्स टू P&L एडजस्टमेंट इन, बाद में मैंने रेक्टिफाई कर दिया ना वो। हाँ बेटा अभी मैंने रेक्टिफाई कर। सर BRS में कुछ सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं आता, अगर कोई एक दो एंट्री रॉन्ग हो जाता है तो फुल मार्क्स कट हो गए क्या? नहीं 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 बेटा, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ पूछी। अगर मान लो आपका कुछ मिस्टेक हुआ एक दो एरिया में, सो फुल मार्क्स कटेंगे क्या? नहीं। तो जहां तक आपको स्टेप्स परफेक्ट आती है उतनी करके आना, पूरे क्वेश्चन को कभी मत छोड़ के आना। स्टेप वाइज मार्किंग अब मैंडेटरी है ICAI के रूल्स के हिसाब से। तो अभी आपको जो पेपर भी आता है, आपके पास ये आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पेपर चेक होने के बाद में, तो उसके अंदर 110% आपको मार्किंग स्टेप वाइज दी जाती है। मैंने पेपर्स भी चेक करे कई सारे बच्चों के इस बार जो उन्होंने भेजे मेरे को, तो उसके अंदर स्टेप वाइज मार्किंग मिली हुई है। अब आगे बढ़ते बेटा। तो बेटा जी 15 अप्रैल को 1,50,000 स्टॉक आया था। अब मुझे पीछे जाना है, 31st मार्च का निकालना है। सो बेटा जी हम क्या करेंगे? सेल्स 1,23,000 इंक्लूडिंग कैश सेल। तो बेटा जी माल तो बाहर गया है, तो हमें सेल्स क्या करना होता है? ऐड। सो बेटा जी मैं इधर एक लाइन बना देता हूं, 1,50,000 है और इधर मैं बोलूंगा 31st March 21 है। सो सेल्स कितना है बेटू? 1,23,000। सो बेटा जी 1,23,000 माइनस हमें जीपी रेट दिया है क्या? 20% ऑन सेल्स बोला है। सो 1,23,000 माइनस 20% बेटा जी कितना आ जाएगा? सो 98,400। बेटा जी मैं क्या करूंगा? ऐड। ये होगा ऐड, क्योंकि मैंने बोला सेल्स करना होता है ऐड। एग्रीड। सो पहली वाली के लिए बधाई हो आपको, लाइन पहली वाली इस लाइन के लिए आपको मिलेंगे मार्क्स। बच्चा कंफ्यूज हो गया। परचेस, बेटा जी परचेस का क्या करेंगे? ऐड या लेस? लेस। सो बेटा जी परचेस कितना है पिलुड़िया? ये सेल्स है ना, अभी परचेस क्या करेंगे? लेस। 15,102। रसगुल्ले परचेस रिटर्न है उसके नीचे कि सेल्स रिटर्न है भाई? ओ सेल्स रिटर्न है, हुई 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 हुई। सेल्स रिटर्न क्या करेंगे? माइनस। बट बेटा जी सेल्स रिटर्न को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा एट कॉस्ट। सो माइनस 20%, 3,000 माइनस 20%, 2,400 बॉयज एंड गर्ल्स माइनस। अच्छा ये हो गया फर्स्ट सेकंड 3 मार्क्स मिल गए। अब जरा ध्यान से देखो,
15 मार्च को गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ 30,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर, द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स. He returned 40% of the goods on 10th April. Approving the rest, the customer was billed on 16th April. मैं एक बात पूछूं क्या? ये टॉपिक को गोली मारो, मार सकते क्या? डिश के आऊं. मैं आपको पूछता हूं, गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस पर मैंने 15 मार्च को माल भेजा और 31 मार्च को अगर माल के बारे में कुछ भी नहीं आया, कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो हम क्या करते हैं? हम क्या सोचते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. सो इट इज अ स्टॉक विथ कस्टमर. तो ये माल किसका है बेटा जी? अपना है. इज दैट ओके? अब इन्होंने क्या बोला है? 15 मार्च को गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ 30,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर, द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स. ही रिटर्न्ड 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th April, अप्रूविंग द रेस्ट. द कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 16th April. तो मुझे सोच के बताइए इसका क्या करना होगा? क्यों 60% क्यों ऐड होगा बेटू? देखो इसके दो आंसर हो सकते हैं. कैसे? देखो, आपका स्टॉक टेकिंग कब है? 15th April. आपने माल कब भेजा? 15th मार्च. 15th मार्च के बाद में 4 वीक्स मतलब 1 मंथ बाय एंड लार्ज, मतलब 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का समय हमने दिया होगा. सो बेटा जी जब 15 अप्रैल को मैंने स्टॉक टेकिंग लिया तो बेटा जी हुआ क्या कि उस समय हमें पता चल गया था कि 40% ऑफ द गुड्स क्या है? रिजेक्टेड है. ये रिटर्न बोला है ना. सो ये 40% का माल क्या उस काउंटिंग में आ गया क्या 150 में? क्योंकि वो तो 10 अप्रैल को ही आ गया. सोचो सोचो सोचो, मैं माल काउंट कर रहा हूं. सो माल काउंट कर रहा हूं तो कौन सी तारीख को काउंट कर रहा हूं? 15 अप्रैल को. 10 अप्रैल को जो माल आया वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है या नहीं है? किस में इंक्लूडेड है? स्टॉक में ऑलरेडी इंक्लूडेड है. हैप्पी. सो बेटा जी उसको वापस दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है. दूसरा जो रिमेनिंग 60% है वो बेटा जी क्या हुआ? एक्सेप्ट हो गया है क्या? चेक कर लो एक्सेप्ट हो गया है क्या. सो बेटा जी अगर एक्सेप्ट हो गया है तो वो सेल हो गया. सो क्या हम उसको इन्वेंट्री में दिखाएंगे क्या? पॉसिबली नो, इन्वेंट्री में नहीं दिखाएंगे. तुम्हारा आंसर मैं ये भी स्वीकार करने को तैयार हूं कि कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी 15 अप्रैल को पता चला ना कि वो सेल हुआ, बट 60% माल अगर उसने एक्सेप्ट किया है तो वो माल किसका है? 31 मार्च को अपना है सर. तो 60% को क्या करिए सर? ऐड. तो ऐसा भी आंसर बिल्कुल सही है कि 60% माल को आपको क्या करना होगा? ऐड. वापिस से समझाऊं कैसे? मैं बताऊं, माल सेल किया है ना, तो माल सेल करने कौन से बेसिस पर किया? सेल और अप्रूवल बेसिस. 31 मार्च के दिन मैं आके खड़ा रहूंगा. सो बेटा जी मेरे पास दो ऑप्शन है. एक 1,50,000 में कितना परसेंट माल, ये 15 मार्च को लिया गया स्टॉक है ना, सॉरी 15 अप्रैल को लिया गया स्टॉक है, इसके अंदर कितना ऐड होकर बैठा है? 40% तो ऐड होकर बैठा है. ये तो ऐड करना ही था बट वो ऑलरेडी एडेड है तो इसलिए ऐड नहीं करेंगे. रिमेनिंग जो 60% है वो ऐड नहीं हुआ है क्योंकि ना वो माल के काउंटिंग में है, क्योंकि वो किसके पास है? कस्टमर के पास है, और कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया. यस और नो? तो पहला अपने दिमाग को समझाओ क्या है? 1,50,000 में इंक्लूडेड है क्या? आंसर इज नॉट इंक्लूडेड. तुम पूछेंगे 31 मार्च को क्या बोलेंगे सर? ये स्टॉक अपना है क्या किसी और का है? तुम बोलेंगे अपना है. उस केस में 60% ऑफ द गुड्स यू कैन ऐड इन स्टॉक, but 60% of the goods you have to add in the stock. At what level? You will add it at cost. किस पर ऐड करेंगे? कॉस्ट पर. सो बेटा जी हम एक काम करते हैं, 30,000 इंटू 60% कितना आ रहा है? 18,000 ना. 30,000 इंटू 60% 18,000. 18,000 में से माइनस करेंगे 20%. सो 14,400 आपको क्या करना पड़ सकता है? ऐड. सो कैन आई नॉट से 14,400 विल बी एडेड. एक बार वापिस समझा दूं? हाँ चलो, हमने स्टॉक कब लिया? अब आप आंसर दो. 15 अप्रैल. ऑनलाइन लाइव आप भी आंसर तो बहुत इजी है, हो जाएगा. कब स्टॉक लिया? 15 अप्रैल को. 15 अप्रैल को स्टॉक लिया तो उसमें 40% माल जो 10 अप्रैल को रिटर्न आया वो इंक्लूडेड है क्या? क्या वो मेरा स्टॉक है क्या? यस. तो उसको इंक्लूडेड ही रहने दो, 40% का कोई प्रॉब्लम नहीं है. 60% जो माल है क्या वो मेरा है क्या? नहीं, वो एक्चुअली सेल हो गया. तो एक ऑप्शन क्या है कि आप उसको सेल दिखा दो. राइट. तो सेल दिखाना है तो बेटा जी वो ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है स्टॉक में, उसको इग्नोर करो. दूसरा एक और तरीका क्या है बेटा जी कि आप ये बोलेंगे 31 मार्च को माल तो मेरा था, तो उस केस में हम क्या करेंगे बेटा जी? 60%
ऐड करेंगे, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीका 60% को ऐड करना है। हम वही करेंगे यार, 31 मार्च के दिन जो स्टॉक रहेगा उसमें ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें अप्रूवल कब मिल रहा है? 15-16 अप्रैल को मिल रहा है अप्रूवल। 31 मार्च के दिन वो स्टॉक मेरा है कि नहीं है? द आंसर इज यस। सो एक बार वापस पढ़ लेते हैं। ऑन 15th मार्च गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ 30,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर. The period of approval being 4 weeks, he returned 40% of the goods on 10th April, approving the rest. Now the customer was billed on 16th April. So when the customer is billed on 16th April, so it is better that we tell that this was my stock as on what? 31st March, only to the extent of what? 60%, क्योंकि 40% हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। तो जो सेल वैल्यू है 18,000 में से हमने लेस किया 20%। ग्रेड, लेट्स गो। अब इसका एक ही ट्रीटमेंट में मान के चलूंगा, 14,400 आपको ऐड करना होगा। The trader had also received goods costing 24,000. Okay, are we going here? The trader had also received goods costing rupees 24,000 in the month of March for sale on consignment basis. बेटा मतलब हम ओनर नहीं है, हमें माल मिला है। 20% of the goods had been sold by 31st March and another 50% on 15th April. So बेटा जी, these sales are not included in above sales. Common sense एक बात बताता हूं, स्टॉक में कितना परसेंट इंक्लूड हुआ होगा? मेरे पास 100% माल आया, कितना? 24,000 का। 24,000 का कितना इंक्लूडेड होगा 15 अप्रैल को? कितना माल बचा है 15 अप्रैल तक? सिर्फ 30% ना। ओ भाई बराबर है ना, मैंने तुमको बताया था ना कि जब माल आता है और फिजिकली काउंट होता है, गोडाउन में माल काउंट हुआ था क्योंकि गोडाउन का स्टॉक दिया था, तो वो जो आदमी काउंट करता है वो काउंट कर कर ऐसे दे देता है, वो दिमाग नहीं लगाता माल अपना है कि नहीं है। अब आपको क्या करना है, उसमें से जो माल अपना नहीं हो माइनस करो। तो माल आया था 24,000, कबूल है, बट उसमें से 70% ऑलरेडी सेल हो गया बिफोर 15 अप्रैल तक। सो 15 अप्रैल को जब स्टॉक टेकिंग लिया तो उसका सिर्फ कितना परसेंट बचा था? 30%। सो बेटा जी 24,000 का 30% 7,200, ये क्या होगा बेटा जी? लेस। डू यू ऑल एग्री? एक बार इसका आंसर चेक कर लेते बेटा जी। सो हम क्या बोलेंगे बेटा जी, इसमें हमने क्या बोला? सेल्स क्या करेंगे? ऐड। परचेसेस क्या करेंगे? लेस। और 2,400 क्या करेंगे? लेस। सो बेटा जी कई बार है ना, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर भी आंसर निकालते हैं। 98,400 माइनस 2,400, सो सेल्स पर 96,000 का भी इफेक्ट दिया तो अपने को चलता है। अबे हो या नहीं? और 15,102 ये किसका देना पड़ेगा? परचेसेस का। फिर बेटा जी आपका ये ऐड करना पड़ा ना आपको, 14,400 क्या करेंगे आप? ऐड क्या वे? और लेस क्या करेंगे? 7,200। तो एक बार चेक कर लेते बेटा आंसर क्या है। ये क्वेश्चन नंबर है 6। तारा 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 तारा, हाँ ये 14,400 कर दिया बेटा ऐड। ये सेल्स और 24,000 96,000 ऐड किया बेटा। परचेसेस 15,102 ही था क्या? और ये लेस हुआ और अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट ही है। सो बेटा जी 14,400 जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्या करना पड़ेगा आपको? ऐड। इज दैट ओके? ऑलराइट, लेट्स गो ऑन पीपल। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? रसगुल्ले। डेप्रिसिएशन ओरली डिस्कस कर लेते हैं, चलेगा? देख लेते पहले। Messer 7C's purchased a second hand machine. The key word here is second hand machinery. 1,60,000 overhauling and erection charges, इसको क्या करेंगे? Add। और बेटा जी हमको क्या करना? Another machine was purchased for 80,000. फिर 1st October 2019 the machine installed on 1st April 17 was sold for rupees 1 lakh. Another machine for 30,000 was purchased and was installed on 31st December 19. Under the existing practice, the company provides depreciation at the rate of 10% per annum on original cost. However, from 1st April 2020, it decided to adopt WDV method and to charge depreciation at the rate of 15% per annum. You are required to prepare machinery account for the year 2017 to 2021. So now this is very interesting question. So I'll request you all कि हम इसकी वर्किंग नोट तो साथ में बनाते हैं। आर वी रेडी? तो हम कितनी मशीन बनाएंगे बेटा जी? 3। क्यों 3? क्योंकि देखो 1 अप्रैल 2017 की है,
दूसरा 1 अक्टूबर 2017 को है। फिर 1 अक्टूबर 2019 को दिस वाज सोल्ड एंड यू परचेस्ड एंड इंस्टॉल्ड एन अनदर मशीन ऑन 31 दिसंबर 2019। डू यू ऑल एग्री? सो बेटा जी मैं लिखूंगा इधर 1 अप्रैल 17, फर्स्ट अप्रैल 17। दूसरा वाला कौन सा बेटा जी? 1 अक्टूबर 17। फिर अगला वाला कौन सा है? 31 दिसंबर 19। सो बेटा जी अब हम क्या करेंगे? परचेसेस 2 लाख है क्या? ओके। दूसरा वाला कितने का है? 80,000। तीसरा वाला कितने का है बेटा जी? ये 31 दिसंबर 19 को, इसका गड़बड़ मत कर देना 1 अक्टूबर 19 का, 31 दिसंबर 19 है। कितना बिल उड़या? was sold for 1 lakh, another machine 30,000 was purchased, so 30,000 क्या? बेटा तुम्हें पता है पहले कौन सा मेथड था? SLM है क्या? ठीक है, तो फिर हमें पहले क्या करना है? लेस डेप्रिसिएशन, बिंदास्त होकर 30, अच्छा ये 31 दिसंबर लूं कि मार्च लूं? क्योंकि उन्होंने बोला प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 17 to 2021, कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि बेटा जी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो हम हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अगर 1 अप्रैल से मेथड चेंज कर रहे हैं तो ये बोल रही है कि शायद नए ईयर में मेथड चेंज किया है, बराबर है कि नहीं? सो यस, इफ वी आर अज्यूमिंग दैट द ईयर एंड इज व्हाट 31 मार्च, सो कैन आई नॉट से 31 मार्च का एट द रेट ऑफ 10%? कितना आ जाएगा बेटू जी? बट बेटा जी मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें एम्बिग्यूटी है। इन बिटवीन द ईयर ऑल्सो यू कैन चेंज द मेथड। सो मैं इसमें क्रिस्टल क्लियर नहीं बोल रहा हूं, बट मैं तेरी बात को मान रहा हूं, हाँ कि ठीक है हमारा थोड़ा सा झुकान किस तरफ है कि भाई नए साल में चेंज किया होगा, इसलिए हम इसको नया ईयर मान रहे हैं। अब मुझे सोल्यूशन पता नहीं कि सोल्यूशन में क्या है। उन्होंने अगर ईयर एंड दिसंबर माना तो तुम मेरे पास घूर घूर कर मत देखना कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। ईयर एंड दिया नहीं है तो मैं क्या करेगा यार? चेक कर लेते ईयर एंड क्या है इसका। ये क्या है रे इंस्टीट्यूट, ऐसे क्यों करती मेरे रसगुल्लों के साथ? ले सब ठीक है, उन्होंने भी मार्च ही पकड़ा है। 20,000 लेस किया है क्या? बताइयो ओ पाजी, कितना आ जाएगा? 2 लाख माइनस 20,000, 1,80,000। ये दूसरे वाले पंटर का कितना करेंगे? 6 मंथ्स करेंगे क्या? 4,000, तो कितना आएगा रे? 76,000। दूसरी एसेट तो अभी तक पैदा भी नहीं हुई है तो उसको छोड़ देते हैं। एग्रीड? फिर वापिस लेस डेप्रिसिएशन 31 मार्च, ये बेटा जी पहला वाला 18 गया था, ये 31 मार्च 19 को जाएगा 20,000 क्या? और रसगुल्लो ये जाएगा 8,000 लेस। तीसरे मशीनरी का अभी तक पैदा होना बाकी है। सो 1,80,000 माइनस 20,000, बताओगे नहीं कितना? 1,60,000। 76 माइनस 8,000, 68,000। ये 1417 वाली के साथ कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ है? सेल हो गई। ससुरी कब सेल हुई? 1 अक्टूबर 2019। तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन देंगे? अंटिल सितंबर। सो 6 महीने का डेप्रिसिएशन देंगे क्या? सो पाजी लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। कितना आएगा बेटा जी? 10,000। ये 10,000 माइनस करने के बाद में ये आएगा 1,50,000। ए बाबिया सेल वैल्यू कितनी है रे? प्रॉफिट की लास्ट 50,000। हो बाबूजी, अब ये डेप्रिसिएशन पर एनम जो देने की है, डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स बेटा जी कितना? 8,000 क्या? और वो जो दूसरी वाली एसेट है, जरा सोच समझ के जवाब देना, मेरी जिंदगी का सवाल है। 3 महीना 6 महीना कितना डेप्रिसिएशन? 3 महीना क्या? एक्वायर किया 31 दिसंबर, सो 30,000 इंटू हाउ मेनी परसेंटेज? 10% इंटू 3/12, 2,000 नहीं कितना आएगा? यू श्योर? ये माइनस मारेंगे और इसके बाद में जो बैलेंस बचेगा वो है 60,000 और इधर बैलेंस बचेगा 30,000 माइनस 750, 29,250। बताइयो पहली एसेट बिक गई है और अब आपका मेथड चेंज हो चुका है,
क्योंकि ये 31 मार्च 20 को है ना। ओ भाई सही है ना, अप्रैल में मेथड चेंज हो चुका है 2020। बेटा जी मेथड कितने में चेंज हुआ? 15%। कोई दिमाग नहीं लगाने का, 60,000 का डायरेक्ट 15%। सो मैं इधर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। सो 60,000 इंटू 15%, 9,000